आज हम लोग देखेंगे डेडिकेटेड टॉपिक आई फ्रेम। सो आई फ्रेम के ऊपर बेस्ड हमने आपको लास्ट क्लास में दो एग्जांपल्स दिखाए थे, एक गूगल मैप और दूसरा यूट्यूब वीडियो, किस तरह से हम अपने पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो एन HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, यानी कि आप एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे पेज को या फिर किसी दूसरी वेबसाइट को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है। सो HTML आई फ्रेम सिंटैक्स क्या होता है, इसको ज़रा समझें। The HTML iframe tag specifies an inline frame. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. So आपको element यूज़ करना है iframe, और उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं एट्रीब्यूट्स, वो क्या है, सोर्स एंड टाइटल। सोर्स जिसमें आप किसी वेबसाइट का नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने खुद के किसी पेज को भी इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन जिस चीज़ के लिए हमने वो आई फ्रेम यूज़ किया। क्या नाम है आपका? हर्षित। सो टिप क्या है आपके लिए? इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। दिस इज़ यूज्ड बाय स्क्रीन रीडर टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द आई फ्रेम इज़। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने यूट्यूब वीडियो यहाँ पर लगाया हुआ है तो टाइटल डिफाइन करिए यूट्यूब वीडियो जो भी जिस टॉपिक के ऊपर है यहाँ पर, तो जो उस तरह के चैलेंज पर्सन है वो बेसिकली उसको रीडिंग एक्सपीरियंस में सुन पाएंगे कि किस टॉपिक को बेसिकली विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये तो अगर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी एडिशनल हम लोग क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आई फ्रेम की सेट हाइट एंड विड्थ। तो जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था जब हम लोगों ने मैप इंटीग्रेट किया था तो मैप का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन हमने उसको विड्थ ऑफर किया 100%, तो हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो गया। या जब हमने वीडियो कॉल किया था उसका डायमेंशन छोटा था, हमने उसको इंक्रीज़ कर लिया था वहाँ पर with the help of height and width attribute. So use the height and width attributes to specify the size of the iframe. The height and width are specified in pixels by default. यानी कि आपको यहाँ पर अगर लिखा 200 and 300 ये पिक्सल्स में ही कंसिडर होगा, बट अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा लेंगे तो वो परसेंटेज में कंसिडर होगा, तो वहाँ पर 100 से प्लस नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि जितना भी आपका एरिया रहता है वो अपने आप में 100% ही कंसिडर होगा ऑटोमेटिक। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से अगर रन करें तो हमने देखो इस पेज के अंदर अपना एक और पेज यहाँ पर कॉल कराया है, दिस पेज इज़ डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। बट अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हैं यहाँ पर और मैं इस पेज को क्लिक करता हूँ, देखो ये पेज हमने कहीं अलग बनाया हुआ है, बट आई फ्रेम के अंदर हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप आई फ्रेम रन करते हैं तो इसके अराउंड एक बॉर्डर आता है, बट मैं नहीं चाहता मेरे एंड यूज़र को जब वो विजिट, हाँ, जैसे लास्ट क्लास के जो एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख ही चुके हो, उसी के लिए होता है बेसिकली, मतलब मैप लगाने के लिए या फिर कोई वीडियो इंटीग्रेट करने के लिए। बट हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और इसको बेटर वे में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हैं, एक तो होता है कि आप PDF क्रोम के अंदर ओपन करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बाय डिफ़ॉल्ट PDF खुला हुआ दिखाती है आपको अपने पेज के अंदर, तो वो भी आई फ्रेम से ही पॉसिबल होता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी आई फ्रेम आप एक्सेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा। इससे पता चल रहा है कि भाई यार ये कुछ ना एक्सटर्नल कंटेंट है, बट मैं नहीं चाहता मेरे एंड यूज़र को कि उसे पता चले कि एक एक्सटर्नल कंटेंट है, ये इंटरनली लगे हमारी वेबसाइट का पार्ट दिखाई दे। सो आप बॉर्डर को भी हटा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? रिमूव द बॉर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट एन आई फ्रेम हैज़ अ बॉर्डर अराउंड इट। टू रिमूव द बॉर्डर एट द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज़ द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। हमने क्या लिखा बॉर्डर में? नन। तो बॉर्डर नन करने से क्या होगा, आपका आई फ्रेम अब जब आपको दिखाई देगा बिल्कुल एकदम फ्लैट दिखाई देगा, लगेगा जैसे इसी पेज में हमने कुछ डिज़ाइन किया है, बट टेक्निकली ये एक्सटर्नली यहाँ पर एम्बेड हो रखा है। इसी तरह से विथ CSS यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द आई फ्रेम बॉर्डर। हमने यहाँ पर डिफाइन किया बॉर्डर, जहाँ पहले था नन, अब हमने उसको बोला कि 2 पिक्सल हो जाए, सॉलिड हो और रेड कलर में हाईलाइट हो, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। तो अगर आपका URL मैच नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इट मे हैव बीन मूव एडिटेड और डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका सही नेम डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो दिखा रहा है इस तरह से। सो आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक एंड आई फ्रेम कैन बी यूज एज द टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। तो जैसे आपको पता है कि टारगेट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेल्फ, एक हमने पढ़ा था ब्लैंक। ब्लैंक पे क्या होता है, जब आप लिंक को क्लिक करते हो तो देखो ध्यान से एक नया पेज खुलता है, ओपन हो रहा है नया पेज। अब मान लीजिए कि आपके पेज में कोई ट्रिगर है, क्लिक है, वो चाहते हो कि आप उसी पेज में जो आई फ्रेम हमने लगाया वहाँ पर खुल जाए,
सो आप उस केस में आई फ्रेम का जो भी नाम रखोगे आपने टारगेट में वो नेम पास करना है, तो आपका टारगेट उसी में जाएगा ऑटोमेटिकली, ना कि एक नया टैब ओपन होगा। सो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, एन आई फ्रेम कैन बी यूज एज अ टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक, द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द सेम नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने क्या लिखा है, नेम आई फ्रेम अंडरस्कोर ए, तो टारगेट में हमने क्या लिखा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो वेबसाइट है हमारी livastu.com वो आई फ्रेम के अंदर एक्सेसिबल होगी यहाँ पर। सो क्लिक करेंगे यहाँ पर, है ना, जबकि ये अलग वेबसाइट है और हमने उसको ये बोला कि इसी पेज के अंदर खुले, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसी आई फ्रेम के अंदर हमने उस वेबसाइट को एक्सटर्नली एक्सेस कर लिया यहाँ पर, है ना। तो ये होता है आपका आई फ्रेम, यानी कि एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को अगर आप खोलना चाहते हो तो ये तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। तो आई फ्रेम का पास्ट क्या था, आई फ्रेम को बहुत पहले 2005 में हम लोग जाना करते थे फ्रेम सेट के नाम से, ठीक है। और गूगल ने 2008 तक फ्रेम सेट पर खूब काम किया, लेकिन बाद में जाके उसने डिसकंटिन्यू करी क्योंकि HTML5 में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आ गए, तो ये बन गया आई फ्रेम। तो पहले फ्रेम सेट पर बनती थी वेबसाइट्स, फ्रेम सेट के बाद आया टेबल, टेबल के बाद आया डिव। सो वेब के अंदर अगर आप देखोगे तो डिज़ाइनिंग में बहुत रेवोल्यूशंस आए। जब टेबल आया था तो समझो कि एकदम से वेबसाइट का लुक एंड फील ही बदल चुका था, लेकिन टेबल के अंदर फिर एसईओ के पॉइंट से प्रॉब्लम्स आई तो उसको फिर हटाया गया कि भाई टेबल सही प्रैक्टिस नहीं है, आपको डिव का इस्तेमाल करना चाहिए, और तब से अभी तक डिव ही चल रहा है। हाँ, डिव के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे हमने पढ़ा था ना फ्लॉट, फ्लैक्स एंड ग्रिड, तो आज की डेट में फ्लैक्स और ग्रिड डिव के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। चलिए, सो HTML में जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेज मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। डायनामिक एंड इंटरेक्टिव से हमारा मतलब क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, आप अगर इस तरह की कोई वेबसाइट ई-कॉमर्स विजिट करते हो तो यहाँ पर जो भी आप ये देख रहे हैं, या जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स देख रहे हैं, या जो स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं, या जो ये क्लिक पर हमारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट ही है। बट ये जितनी भी एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं इसको डिज़ाइन किया गया है HTML और CSS की हेल्प से। अगर मैं इस पेज की जावास्क्रिप्ट को बंद कर दूं तो आप यहाँ देखेंगे ये पेज बिल्कुल डेड हो जाएगा, इसमें कुछ काम नहीं करने वाली चीज़ें। ये लीजिए, हमने क्या बोला, डू नॉट अलाउ साइट्स टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। एक बार ज़रा रिक्वेस्ट करिए, फ्लिपकार्ट खुलेगा ज़रूर लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, सब बंद हो गया, ना कोई ट्रिगर काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई ड्रॉप डाउन चल रहा है, नथिंग, सब डेड हो गया। तो देख रहे हो, हाँ, तो HTML CSS चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन लाइफ जो आती है वो जावास्क्रिप्ट है। जैसे तुम्हारे अंदर बात की जाए, तुम्हारे अंदर लाइफ जो है, जो सांसें चल रही है वो जावास्क्रिप्ट है ना। तो आपने इसकी सांसें छीन ली वेबसाइट में। अब ये ना तो आप स्क्रॉल करोगे कुछ आगे का डेटा ही नहीं आएगा, करता रहेगा हैंग ऑन लोडिंग कंटेंट, लेकिन चलेगा कैसे जब जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। तो ये हैंग ही हो गया पेज, ठीक है। तो समझ में आया जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी वेबसाइट के अंदर। ये वो 10:30 से 12 वाला बैच है ना डिग्री का। चलिए, तो वापस से इसको जीवन लौटा देते हैं इसका और रिलोड करते हैं, देखो फिर से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, अब डेटा भी आएगा। तो जावास्क्रिप्ट के बिना कुछ नहीं होता वेबसाइट के अंदर। दूसरा, ये तो हो गया डिज़ाइनिंग के टर्म में। अगर हम लोग वैलिडेशन के टर्म में या सिक्योरिटी के टर्म में बात करें तो कैसे काम करते हैं। लेट्स से आप लॉगिन करने आते हैं और आप यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर बिना डाले बोल देते हो रिक्वेस्ट OTP, तो यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट हुआ, ये भी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सही नंबर डाल के आगे जाते हो तो वो नंबर को चेक भी कर देता है कि नंबर जो बंदे ने डाला है क्या इस नंबर के साथ कोई पर्सन रजिस्टर्ड है हमारे साथ या नहीं, वो काम भी हो जाएगा आपका। तो बहुत अलग अलग तरीके से एक जावास्क्रिप्ट को एक वेबसाइट के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन मेजर जो काम होता है, जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर पढ़ा, वो क्या है, डायनामिक और इंटरेक्टिव। तो डायनामिक से हमारा मतलब क्या था कि भाई आपका पेज जो लोड हो रहा था फ्लिपकार्ट का वो उसी से ही आ रहा था, यानी कि जैसे हमने उसको बंद किया हमारा डायनामिकली डेटा बैकएंड से आना बंद हो गया इसके अंदर, है ना। और इंटरेक्टिव मीन्स कि भाई आप यहाँ पर वेबसाइट से इंटरेक्ट करें। लेट्स से मान लो आपका ये ऑफर का स्लाइड निकल गया, अगर ये ऑटोमेटिक चल रहा होगा, इस पर कोई कंट्रोल ना दूँ, लेकिन आप जाके देख सकते हो ना पीछे,
मीन्स इंटरेक्टिव, यानी कि आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं डिज़ाइन के साथ, है ना। अब सोचो आप कोई गेम खेलो लेकिन आपके पास कोई कंट्रोल ही ना हो, तो फिर तो लग रहा है वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसको वीडियो गेम क्यों बोलते हैं, वीडियो फॉर्म में है और आपके कंट्रोल है ना। तो जब गेमिंग के अंदर वो फीचर आया कि आपका कैमरा कंट्रोल, है ना, कि मान लो आप अगर एक कार चला रहे हो, कार रेसिंग का गेम खेलो, तो कार को अंदर बैठ के एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बाहर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कहाँ से, तो उस कार के अंदर अलग अलग कैमरा कंट्रोल दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप जिसको चेस करो उसके कैमरा से अपने आपको देखना चाहते हो चलाते हो, तो इससे क्या होता है, बड़ा रियलिस्टिक फील आता है और लोग एकदम उस वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाते हैं, भाई यार बड़ा मज़ा आ रहा है गेम के अंदर, बड़ा ही रियलिस्टिक सा गेम है। तो पहले के जो गेम हुआ करते थे, जो जावास्क्रिप्ट से बनते हैं सारे के सारे गेम्स, तो पहले के जो गेम होते थे, हम लोग एक बाइक की अगर रेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग बाइक को लेफ़्ट राइट तो कर रहे हैं, लेकिन रोड खिसक रही, हम नहीं खिसक रहे, लेकिन जब नीचे का वो मूवमेंट दिखाई देता हमें लगता है हम दौड़ रहे हैं। तो जितनी आप रेस बढ़ाते जाते थे उस आपका जो बैकग्राउंड है वो तेज़ी से दौड़ते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब आप दौड़ रहे हो, बैकग्राउंड नहीं दौड़ रहा, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए गेम ज़्यादा रियलिस्टिक बने। अब जैसे मान लो आप यहाँ पर इस रूम में बैठे हुए, आपके नीचे का अगर चला दिया जाए फ्लोर, तो इल्यूजन से आप चल ही नहीं पाओगे इसके ऊपर, आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैं तो चल नहीं रहा, ये कैसे चल रहा है। तो ब्रेन तालमेल नहीं बैठा पाता विजुअल के साथ। चलिए तो आगे देखेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास एक बटन अवेलेबल है, ठीक है, बटन जिसको हमने टाइप दिया है बटन, और ऑन क्लिक पर हमने इसको एक कमांड दिया है कि डॉक्यूमेंट की आईडी गेट करो अगर कहीं पर डेमो है, और अगर है तो उसका जो है इक्वल टू क्या लिखा हो, डेट। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रिगर बनाया जिसमें मैंने यूज़र क्लिक करेगा, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। सो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आज का डेट टाइम सब मुझे रिटर्न आ गया। आज फ्राइडे है, नवंबर 22, 2024, टाइम है 10:54। आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में यही टाइम आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके लोकल मशीन से टाइम फैच कर लेता है कि टाइम क्या है, ये सर्वर टाइम नहीं है, ठीक है। तो जिस कंट्री में आप होंगे और ये फाइल जहाँ खोलेंगे आपको अपने ही कंट्री का टाइम दिखाई देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड नहीं होता है। क्लाइंट मतलब एंड यूज़र के कंप्यूटर से ही वो डेटा फैच करके आपको दिखाता है। अगर आपका कंप्यूटर में टाइम गलत होगा तो यहाँ भी गलत ही टाइम आपको डिस्प्ले होगा। बट पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में डेट टाइम के साथ छेड़छाड़ कर लिया करते थे। आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो करंट डेट टाइम को मांगते हैं। अगर आप आगे पीछे जाते हो तो आपकी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर आप टाइम बदल दो, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा। ट्राई करके देखना, वो कहेगा भाई अपना टाइम सही करो। क्योंकि भाई आप जो मैसेज किसी को भेज रहे हो, जैसे फिर तो कोई भी बंदा क्या करेगा, पास्ट में जाके मैसेज भेज गया जी मैं तो आपको मैसेज किया था, आपके पास नहीं पहुंचा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए विंडो के अंदर भी और एंड्रॉयड के अंदर भी, iOS के अंदर भी आप कभी टाइम आज के डेट में सेट ही नहीं करते। वो तब होता था, फिक्स बैटरी का कल्चर क्यों आया, क्योंकि पहले के लोग खिलाड़ी जो थे वो क्या करते, बैटरी निकाल के अपना लगाया, अब टाइम रिसेट हो जाता था, फिर तो जो मर्जी करो। अब बैटरी फिक्स हो गई तो तुम बैटरी निकाल ही नहीं सकते, चाहे फ़ोन बंद हो या ना हो, लेकिन टाइम वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो फिक्स करने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एंड यूज़र को ये दिखाया गया कि भाई तुम्हारी जो पहले 6 महीने की वारंटी होती है वो 1 साल की हो गई, लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल लगा दी कंपनी ने, क्या आप सिस्टम में घुसपैठ नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे चीज़ों को, करोगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखेंगे। इस एग्जाम्पल का कोड हम लोग एक बार एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर टाइम तो हमें मिल गया। सो आप यहाँ देखेंगे एक पैराग्राफ है हमारे पास और उसका आईडी क्या है, डेमो। सो हम यहाँ पर बटन पर यही बता रहे हैं कि ऑन क्लिक, यानी कि जब बटन को क्लिक किया जाएगा तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमने गेट करना है एलिमेंट का आईडी डेमो, और उसके अंदर यानी कि अगर आप इस टैग में कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डेट फंक्शन को कॉल कराएंगे, और जैसे आप ये चीज़ करते हैं आपका डेट उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जाके लोड हो जाता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में करता है क्या है, जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करता है। मींस आपने अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा, बट जावास्क्रिप्ट से अगर आप उसको कंट्रोल करें तो आप एंड में जाके उसको बदल सकते हो। बट HTML CSS में आप बनाने के टाइम पर ही जो करना चाहो कर लो, लेकिन बाद में नहीं बदलता। बट जावास्क्रिप्ट उस चीज़ को भी बदल सकता है। नहीं, वो सब पहले से डिफाइन है, क्या लिखने से क्या आएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सभी के अंदर क्या दिया गया, जैसे HTML में प्री डिफाइन क्या होता है, टैग, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो पी टैग है, अलाइन इक्वल टू सेंटर, लेफ्ट, राइट या जस्टिफाई हो सकता है।
इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे तो काम नहीं करेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, बहुत ही हाईली सेंसिटिव, केस सेंसिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर आप उसकी मर्जी के अलावा कुछ भी लिख दोगे वो नहीं लेगा उस चीज़ को। और उसके साथ साथ क्या करेगा, आपके कोड में एरर बना देगा, आपका HTML CSS भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल लाइन आपका है तो आप इस तरह से चला सकते हो, बट अगर मान लो आप कोई बड़ा कोड पास कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको स्क्रिप्ट टैग की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, देखो हम बात अगर करें, पढ़ तो HTML है, तो ये जावास्क्रिप्ट क्यों आई बीच में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए भी एलिमेंट की ज़रूरत है, और हमें ना काम यहाँ पर इसमें सीखना है कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या है, एलिमेंट, इसके अंदर जो चला है दिस इज अ जावास्क्रिप्ट, ये HTML नहीं है। ठीक है, तो HTML स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्ट, जिसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। देखो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, या क्लाइंट साइड होता क्या है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कोड जिसको आप कंट्रोल U करके ब्राउज़र में देख सकते हो, ये होता है क्लाइंट साइड। अगर सर्वर साइड होगा तो आप नहीं देख पाओगे। इसको ऐसा समझो, मान लो कि आप कोई ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हो, क्विज़ है जिसमें चॉइसेस हैं आपके पास रेडियो या चेक बॉक्सेस के फॉर्म में, तो आप अगर कंट्रोल U करोगे तो आपको उसके आंसर नहीं दिखेंगे पीछे कि कौन सा मुझे टिक करना है, क्योंकि आंसर जो है वो सर्वर पर है, क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट के सामने है। तो जब आप सबमिट करोगे तब वो उन क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मार्क किए होंगे उसको वो सर्वर से मैच करेगा। नहीं तो हर बंदा टॉपर हो जाएगा कि भाई चलो भाई थोड़ा बहुत वेब सीख के कोड में जाते हैं, देख के आ जाते हैं क्या आंसर है। तो ऐसा नहीं होता, यही होता है सर्वर और क्लाइंट साइड में डिफरेंस। यानी क्लाइंट साइड के कोड को देखा जा सकता है, सर्वर साइड के कोड को देखा नहीं जा सकता। एक ज़माना था जो गूगल के फॉर्म्स बनते थे, तो गूगल के फॉर्म में जब क्वेश्चन प्लान किए जाते थे तो स्मार्ट लोग क्या करते, कंट्रोल U दबाया, सारे आंसर पहले ही देख ली पीछे आकर और आगे मार्क कर दिया 100 आउट ऑफ 100। गूगल कहता अच्छा मुझसे तेज़, रुको ज़रा सब चीज़ अब नहीं कर सकते अब ऐसा। फिर सीधी सी बात है, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। उसे नहीं पता था भाई लोग इतना तेज़ चल रहे हैं, लो जी फिर हम भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा समझेंगे एक और थोड़ा सा डिटेल में, कि आप अपने घर में अगर खाना बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आप क्या इंग्रेडिएंट उसमें पास कर रहे हो, है ना। बट सपोज़ कीजिए आप हल्दीराम जाते हो, बीकानेर जाते हो, ठीक है, तो आप उनकी रेसिपी कभी नहीं पता लगा सकते वो क्या कर रेसिपी चला रहे हैं उसके अंदर। हाँ सर, उसको देख के ज़रूर समझ जाओगे भाई ये राजमा हमने ऑर्डर किया है, हमने पनीर लवाबदार ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया। बट सर्वर साइड को ऐसा समझो कि मुझे नहीं पता रेसिपी क्या है, मुझे नहीं पता शेफ़ कौन है जिसने उसको बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी सर्वर साइड, यानी कि हमें कुछ नहीं पता काम चीज़ें कर कैसे रही हैं, हमें तो आउटपुट से मतलब है ना। या इसको ऐसा समझो कि भाई आपके घर में AC लगा हुआ है, वो ठंडा या गर्म दोनों काम करता है, सर्दी में गर्म का काम कर रहा है, गर्मी में ठंडे का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, मेरे को तो आउटपुट से मतलब है, ठंडा कर दो गर्मी हो गई, या सर्दी ज़्यादा होगी तो ठंडा गर्म कर दो कमरे को। ठीक है, सर्वर साइड आपको कुछ नहीं पता है उसके पीछे का साइंस फिनोमेना है क्या, जो बेसिकली चीज़ों को वर्क करा रहा है। तो दो तरह की जॉब निकलती हैं वेब डिज़ाइन के अंदर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery, ये सब क्या होते हैं फ्रंट एंड में आते हैं। फिर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के बाद आता है डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें आपकी फिर जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे कि आपका कह सकते हैं रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, इस तरह की चीज़ें। ये हुआ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट की फ्रंट एंड को डेटा बैक एंड से किस तरह से देना है, या एक यूज़र कैसे उसको हैंडल करेगा। सो जैसे कि फ्लिपकार्ट की जो अगर आप वेबसाइट देखते हो, ये एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन जब बंदा यहाँ लॉगिन कर रहा है तो ये बैकएंड का कमाल है कि वो जब बंदा यहाँ नंबर लिखता है तो वो चेक करके लेके आता है बैकएंड से कि ये जेन्युइन है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर जाके एक नंबर ऐसा डाल देता हूँ जो कि शायद इसके साथ एसोसिएटेड ना हो। चलिए ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि 9458575239। मैंने कैसे रैंडम नंबर डाला और मैंने बोला रिक्वेस्ट OTP। ठीक है, तो क्या लिखा है नीचे, लॉगिन विद OTP अनअवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर अनअवेलेबल कर दिया उसने इस चीज़ को। दोबारा ट्राई करके दिखाते हैं एक बार, वो मेरा उसके नीचे हाइड हो गया था मैसेज, एक बार दोबारा से देखें, प्लीज़ कनेक्ट कस्टमर केयर। बट अगर ये सही नंबर होगा, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ और मेरा इसको मिल जाएगा तो ये इसको ले लेगा। तो चलिए दोबारा से करेंगे लॉगिन फ्रेश रिक्वेस्ट, ये देखिए, तो ये
क्लिक में इसने कितना जल्दी काम करा, देखो मैसेज आ गया इमीडिएट फटाफट। अब हमें लगा कि भाई ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आपको पता ही नहीं चलता कि कितना जल्दी हो जाता है। हमें लगता है बस यहाँ से हमने किया, क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके डेटाबेस में। भाई मेरा नंबर जो है उसके उस नंबर से अकाउंट क्रिएटेड है फ्लिपकार्ट के अंदर, जो मैंने नंबर डाला वो नंबर से कभी अकाउंट बना ही नहीं फ्लिपकार्ट में। तो मैंने क्या बोला था, साइन इन की रिक्वेस्ट की थी, अगर मैं साइन अप करता तो ओटीपी जाता उस नंबर पर। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। फ्रंट एंड जहाँ यूज़र इनपुट दे रहा है, बैक एंड जो उसको प्रोसेस कर रहा है कि भाई ये सही है या नहीं है। समझ गए? तो जैसे आप लोग देखते हो ना कि भाई मान लो मैंने यहाँ से कॉल किया दिल नवाज को एग्जांपल के तौर पर, हमें लगा भाई ये तो यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। बट अगर इसका हम लोग एक डिटेल वो समझें कि इतनी चीज़ों में क्या क्या चेक हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि मेरा ऑपरेटर ये चेक करे क्या मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो यानी कि मेरी कॉल जो यहाँ से नियर बाई जो भी टावर होगा वहाँ गई, वहाँ से वो सेटेलाइट में गया, उसने डेटा को चेक किया, यानी कि जब उसने डेटा अपने सर्वर में चेक किया भाई इसके पास पैसा है इस कॉल को करने के लिए या नहीं है, एक्टिव यूज़र है या नहीं है, तो मेरी कॉल गई सेटेलाइट पे सीधे। फिर सेटेलाइट ने कम्युनिकेट किया उस पर्सन की सेटेलाइट के साथ जिसके मैं नंबर मिला रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉल वहाँ तक पहुँचेगा कि वो उसके पास कॉल लेने लायक है कि नहीं, पता चला टेम्परेरी इसका नंबर अनअवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ चेक हो रहा है, यानी कि मेरा भी फ़ंड चेक हुआ, उसका भी फ़ंड चेक हुआ, हम नेटवर्क में हैं या नहीं है। और ये सोचो कि 2-3 बीप के बाद में उसके पास कॉल चली जाती है, ऐसे ही होता है ना। बट कितना फास्ट हुआ, यानी कि हम स्पेस में भी घूम के आ गए उतनी देर में, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी है ना कितना फास्ट है, 3 बीप 4th पर ड्रिंग, है ना। अब देखो ये काम कैसे करता है नेटवर्क, हमें लगता है कि शायद वेव्स चल रही होंगी हमारे चारों तरफ, है ना, ऐसा नहीं है। हम ये सोचें कि हमारे चारों तरफ वेव्स हैं, वेव्स नहीं है। हमारे चारों तरफ एक हेक्सागन ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन से कम्युनिकेट करता है, फिर वो अगले वाले से कम्युनिकेट करता है, इस तरह से जाता है। हम सोचते सीधे गया नहीं, ठीक है, इस तरह से जाता है डेटा, और ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है। आज की डेट में एजिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है, इंसान कम उम्र में बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, यही तो सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप हर वक्त अल्फ़ा बीटा गामा रे से घिरे हुए, और ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को ख़राब कर रही हैं। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप टॉपिक पढ़ा है ना, वही चीज़ है। जितना टेक्नोलॉजी लोगे उतना आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे उस चीज़ के। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि भाई कॉमन यूजेस फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इजाद किया गया था वो यही था कि वेबसाइट को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इमेज मैनिपुलेशन, अब जैसे इमेज मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने वेबसाइट बनाया फ्लिपकार्ट के अंदर आपने लगाए स्लाइडर्स ऑफर के, इमेज ही तो मैनिपुलेट हो रहा है, एरिया वही है, उसके अंदर इमेज बदल जाता है, इमेज मैनिपुलेशन हो गया। फॉर्म वैलिडेशन भी हमने देखा वहाँ पर कि भाई आपने अगर सही नंबर दिया तो उसने मुझे आगे ले गया, गलत दिया तो उसने मुझे रोक दिया, तो ये हुआ फॉर्म वैलिडेशन, यानी कि यूज़र के इनपुट को सैनिटाइज और वैलिडेट कर रहा है वो। और डायनामिक चेंजेस कि भाई आप वो देखते हो कि आज सुबह अगर 10:30 से 12 का हमारा बैच टाइम है तो ऑफ़र कुछ और है, आप 12 से 1:30 में देखो तो कुछ और हो जाएंगे ऑफ़र, मीन्स डायनामिकली कंटेंट चेंज हो रहा है वहाँ पर। ये नहीं कि उन्होंने एक वेब डिज़ाइनर बैठा रखा है भाई अब नया ऑफ़र लगा दे इसमें, ऐसा नहीं है। यानी कि वो अपने आप पीछे से चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी जाके फेसबुक और डीपी बदल के आ जाते हैं, उसी तरह से ऑफ़र बदलना इतना आसान है, ठीक है। क्योंकि एक मॉडल उन्होंने ऐसा बनवा लिया डेवलपर्स के साथ मिलकर कि भाई ऐसा कुछ कर दो, बस जब भी मुझे कोई नया ऑफ़र डालना है मैं बस वहाँ जाऊँ और ऑफ़र डाल के आ जाऊँ, ठीक है। सो दिस जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल्स राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद ID इक्वल टू डेमो। सो जहाँ भी ID डेमो हो उसके अंदर जाके ये मैसेज लिखो। तो हम लोग यहाँ पर जैसे जाएंगे तो क्या दिखाई दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बट इस बार कोई ट्रिगर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें ऑटोमेटिक परफॉर्म करानी होती है, कई बार हमें परफॉर्म करवानी होती हैं। तो जैसे कि फॉर्म के अंदर यूज़र इनपुट डाल के वैलिडेट करेगा नेक्स्ट, तब चलेगी वो चीज़, ऑटोमेटिकली नहीं। लेकिन वेबसाइट पर जब बंदा आएगा तो मेरे ऑफ़र अपने आप चलेंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो जब ऑटोमेटिक कराना है तो यूज़र को ट्रिगर नहीं दिए जाते, जहाँ यूज़र को ट्रिगर तब दिए जाते हैं जब उससे हमें कुछ
इनपुट्स लेने होते हैं. सो अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू. सो जैसे कि हमने देखा कि भाई आपका डेटा अपडेट कर सकता है, या फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट से स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि रन एग्जाम्पल, आप क्लिक करेंगे, डेटा देखो चेंज हो गया. पहले वाले में ऑटोमेटिक हो रहा था, इस बार हमने क्या बोला, ट्रिगर लगा दिया कि भाई दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन, इसको अपडेट करके क्या बना दो, हेलो जावास्क्रिप्ट, चेंज हो गया. इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या बोला, डेमो के अंदर जहाँ डेटा चेंज हो रहा था वहाँ पर फॉन्ट साइज भी बदलो, कलर भी बदलो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो. तो क्या लिखा हमने, स्टाइल डॉट CSS प्रॉपर्टी का नेम. अब की बार क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे चेंज हो गए. लेकिन ये काम HTML CSS पहले से करके दे सकता है, बाद में नहीं कर सकता है, बट जावास्क्रिप्ट बाद में कर सकता है. ये पावर है जावास्क्रिप्ट के पास, यानी कि मैनिपुलेशन. इसी तरह से जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट्स. तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है भाई, ये देखो इस तरह से हमारे पास एक बल्ब है भाई. आप क्या करते हो, घर के अंदर लाइट ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास सर्किट ब्रेकर दिया होता है, स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं. लाइट फैन जो भी आपने ऑन करना है ऑफ करना है. सो मैं यहाँ पर बोलता था कि भाई लाइट ऑन करो, लाइट ऑन होगी ना, तो मैंने बोला लाइट को बंद कर दो, लाइट बंद हो गई. अभी हुआ क्या, इमेज का सोर्स बदला, यानी कि जावास्क्रिप्ट लाइट ऑन ऑफ नहीं कर रही है, यानी कि बल्ब तो पहले से ही ऑन रखा हुआ है हमारे पास इमेजेस के अंदर. हम तो बस जावास्क्रिप्ट ये बोल रहे हैं कि भाई उस इमेज से बदल दो, इमेज बदल रही है. बट एंड यूज़र को ये लगा अरे यार बल्ब ऑन हो गया है ना, बल्ब ऑफ हो रहा है. बट हाँ बहुत आसान है, कुछ नहीं है. हमने यहाँ पर जाके क्या लिख रखा है कि भाई अगर मान लो स्विच की वैल्यू 0 है तो ऑफ, अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो ऑन हो जाए. ठीक है, तो हमारा ये काम कर रही है चीज़ें. तो हमने क्या डाला, लाइट ऑन पर वैल्यू 1, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ. ठीक है, तो इस तरह से आप स्विच ऑन ऑफ से अपने बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं. बट अगर हम लोग अपने फोल्डर में आए तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो मेरे पास दोनों बल्ब यहाँ रखे हुए हैं. ठीक है, तो बस हम तो सोर्स को बदल देते हैं. अब एंड यूज़र को लग रहा है भाई सब वो कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं हो रहा. बेवकूफ़ बनाया जाता है, इल्यूजन. जैसे मैंने आपको बोला ना, पहले के गेम में बंदे को लगता है वो बाइक बहुत तेज दौड़ा रहा है, नहीं दौड़ा रहा, बैकग्राउंड दौड़ रहा है. जैसे पहले के टाइम में मूवी शूट करने के लिए बहुत खर्चा होता था, तो पेट्रोल डीजल कौन फूके, जबकि बहुत सस्ता होता था, लेकिन मूवी का बजट नहीं होता था. तो क्या करते थे, पीछे लगाए प्रोजेक्टर, साइड शॉट लिया और प्रोजेक्टर के ऊपर शॉट चला दिया. कौन खर्चा करे इतना. इवन आज भी सीरियल्स वगैरह जो आप देखते हो तो उसमें बैठ के बस बंदा गाड़ी हिलाता रहता है. वो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के उस पर फुटेज लगा देते हैं, वो लोग चेंज हो रही हैं अपने आप. ठीक है, आप देखो कई बार एक ही झाड़ियाँ बार बार आ जा रही हैं, यार भाई ऐसी कौन सी जगह चला रहा है जहाँ पर सेम साइज़ की बार बार उतने इंटरवल पर आ रही झाड़ियाँ एक जैसे. तो वो सब क्या है कि भाई कॉस्ट बचाओ, गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, बस वही हैंडल हिलाते रहे, अपना शॉट पूरा हो गया, चलो भाई काम खत्म. नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग दी HTML नो स्क्रिप्ट टैग. सो जैसे हमने पढ़ा स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करती है, वैसे ही होता है नो स्क्रिप्ट. अब नो स्क्रिप्ट कब काम करेगा, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, तो नो स्क्रिप्ट आपको बताएगा वहाँ पर. सो क्या है, दी HTML नो स्क्रिप्ट टैग डिफाइंस एन अल्टरनेट कंटेंट टू बी डिस्प्लेड टू यूजर दैट हैव डिसेबल्ड स्क्रिप्ट इन देयर ब्राउजर और हैव अ ब्राउजर दैट डजंट सपोर्ट स्क्रिप्ट. तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया कि अगर वर्क कर रहा है तो ये चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पर मैसेज आए सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. तो फिलहाल अभी मेरा जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है, तो आपको वो वाला मैसेज नहीं मिलेगा. ठीक है, और अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सेटिंग्स के अंदर जावास्क्रिप्ट, अब आप पेज को रिलोड करके देखिए क्या चला हमारा, नो स्क्रिप्ट. ऑन कर देंगे तो ये मैसेज चला जाएगा सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट. इसके ऊपर क्या आ गया. ठीक है, इस तरह से. बात करते हैं फाइल पाथ के बारे में. अब फाइल क्या, अभी वो सब
समझना नहीं, हम मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना था आपने, हम सिर्फ टैग के बारे में समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट किस एलिमेंट में चलता है। जब जावास्क्रिप्ट आप टॉपिक पढ़ोगे प्रॉपर तब मैं आपको बताऊंगा किसने इसको बनाया, ठीक है, कब ये पहली बार आपका दिखाई दिया। तो 1995 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, बट 1997 से पहली बार इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सब समझेंगे हम लोग पूरा इन डेप्थ। अभी सिर्फ HTML के हम लोग एलिमेंट्स पकड़ के चल रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो ये हमें पता चला कि जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए भी HTML का ही एक एलिमेंट है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट टैग जो है वो जावास्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट है, बट जिसके अंदर हम चला रहे हैं वो एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग अभी एलिमेंट को फोकस कर रहे हैं और उसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ को। सो बात करते हैं फाइल पाथ। फाइल पाथ अब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि भाई हम लोग किसी फाइल को सोर्स में या HREF में जो पास करते हैं दैट इज़ अ फाइल पाथ। तो अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन अ वेबसाइट्स फोल्डर एंड स्ट्रक्चर। सो आप यहाँ देखेंगे फाइल पाथ के कुछ एग्जांपल्स कि हम इमेज को इस तरह से भी लगा सकते हैं, हम किसी फोल्डर में रख के और भी लगा सकते हैं, हम स्लैश इमेजेस करके भी लिख सकते हैं और डॉट डॉट इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। सो इन सब का अपना एक मतलब है, कब कहाँ क्यों कैसे इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया अपनी इमेज का नेम, तो इसका मतलब ये हुआ द पिक्चर डॉट JPG फाइल इज़ लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, यानी कि जहाँ पर HTML फाइल्स हैं वहीं पर इमेज भी रखा हुआ है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कल को अगर आपको डेटा को सेग्रीगेट करना पड़ेगा तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि सब मिक्स हो गया ना। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप हमेशा एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाएं, जैसे कि इमेजेस। अब कल को आपको इमेजेस का फोल्डर अगर अलग करना हो तो आप फोल्डर को पकड़ोगे, ना कि उसके अंदर की फाइल्स को। फोल्डर पकड़ में गए, फाइल्स अपने आप पकड़ में आ गए। तो क्या हुआ, द पिक्चर डॉट JPG फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। अब ये स्लैश वाला हमने आज तक नहीं सीखा ना। ये कब सीखना है होता है, जब आप वेबसाइट पर काम करते हो लाइव, तब यहाँ पर क्या होगा, आप इस तरह से स्लैश लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मान लो कल को मेरी वेबसाइट abc.com डोमेन पर चल रही है और मुझे कल फ्यूचर में XYZ डोमेन पर स्विच करना हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करके ऐसे ही ले जाओ, वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर जाएगा। बस क्या है, इसके आगे इमेजेस के स्लैश होना चाहिए। तो पॉइंट ये आता है कि भाई इमेजेस का फोल्डर हम क्यों बनाएं। एक तो वेल स्ट्रक्चर, इमेजेस के अंदर भी क्या हमें फ़ोल्डर बनाना चाहिए अगर आपके पास इमेजेस में भी अलग तरह की कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र का अगर आप साइन अप कराते हैं तो उसकी प्रोफाइल फ़ोटो आप ले रहे होंगे। प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप ले रहे हैं तो आप इमेजेस में उसको ब्लेंड नहीं कर सकते हो, आपको इमेज के अंदर प्रोफाइल पिक्स का एक फ़ोल्डर बना लेना है। नहीं तो क्या होगा कि कल को पता नहीं ना जाने कितने विजिटर आएंगे, मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट की इमेजेस में प्रोफाइल पिक्चर भी मिक्स हो गई हैं, तो मुझे अगेन शॉर्टिंग करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट आती है तब। या जैसे फ्लिपकार्ट है तो वो क्या करता है, जैसे वॉशिंग मशीन की बात होगी तो फ्लिपकार्ट की इमेजेस के डायरेक्टरी में वॉशिंग मशीन का फोल्डर होगा, उसमें भी फिर कैटेगरी आएगी भी सेमी ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड, टॉप लोड, है ना, या जो हमारा ये सेगमेंट आ गए। फिर उसके अंदर जाके उस तरह के फिर ब्रांड के फोल्डर होंगे, फिर ब्रांड के अंदर ब्रांड की हो जाएंगी चीज़ें, समझ गए ना। ये नहीं कि वॉशिंग मशीन तो सब भर दो एक साथ, ढूंढते रह जाओगे भाई कहाँ पर क्या है किधर है। अब मान लो कि कल को आप एक पर्सन हो जो एक मार्केट में आपका एक स्टोर है ना, तो आप ऐसे तो कभी नहीं चाहोगे ना कि भाई अगर मेरा माल आके उतरे तो उसमें सारे ब्रांड का सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के मिक्स करके रख दो। कल को निकालना हो, अरे यार निकालना उसका था, पहले 10 को और उतारो, तो आप क्या करोगे, लॉट एक साथ रखोगे ना सेग्रीगेट करके। तो जब हम लोग वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्यों नहीं, है ना, पॉइंट समझ में आया। तो आपको सेग्रीगेट करके चलना है चीज़ों को, ताकि अगर कभी फ्यूचर में शॉर्टिंग करना पड़ जाए डेटा का तो बहुत आसान हो मुझे करना, ना कि हम दोबारा फिर मेहनत कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट चलता है ऑनलाइन के लिए, ये चलता है ऑफलाइन के लिए। ये है आपका, अगर एक आधी इमेज अगर हमारे पेज में यूज़ हो रहा है तो ठीक है, फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं, बट मल्टीपल इमेजेस हैं तो डेफिनेटली आपको फोल्डर बना लेना चाहिए। अब बात करते हैं डॉट डॉट, इसका कब यूज़ करना चाहिए। द पिक्चर डॉट JPG फाइल इज़ लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर, यानी कि हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं इमेज उस फोल्डर में ना होकर उस फोल्डर के बाहर है उस केस में। तो चलिए ट्राई करते हैं इनको। तो चलिए यहाँ समझते हैं पहले HTML फाइल पाथ। अ फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन
of a file in a website's folder structure. File paths are used when linking to external files like web pages, images, style sheet and JavaScript. तो जब भी आप इमेज के साथ काम करोगे तो इमेज वेब पेज में भी हो सकती है, इमेज आपकी CSS में भी हो सकती है, इमेज आपकी जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती है और इमेज डायरेक्ट भी हो सकती है। सो हमने जब पढ़ा था लिंकिंग तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी एब्सोल्यूट और रिलेटिव, अगर याद हो आप लोगों को। तो एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होते हैं भाई? वो फाइल पाथ जो बेसिकली किसी सर्वर से आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक इमेज जो है हमारे पास वो किसी सर्वर से आ रही है, HTTPS लिख के आ रहा है ना। और एक होता है रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव फाइल पाथ जो होता है वो हमेशा आपकी लोकल डायरेक्टरी से आता है, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसी के अंदर फोल्डर अवेलेबल होगा वहाँ से। तो ध्यान रखना है, इसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ एक्सटर्नल, दिस इज़ इंटरनल। बट इसको टेक्निकली जो बोला जाता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव बोला जाता है। एब्सोल्यूट मतलब किसी डिफरेंट सोर्स से इमेज है, रिलेटिव मतलब मेरे को सोर्स कन्फर्म है, मेरे पास इमेज वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सो एन एब्सोल्यूट फाइल पाथ इज़ द फुल URL टू अ फाइल। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमने फ्लिपकार्ट के सर्वर से इमेज को लाके अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है, और जब आप रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे ये फोटोग्राफ यहाँ पर ओपन हो गया आपके पास, ठीक है। तो रिलेटिव फाइल पाथ में क्या होगा कि भाई आपके पास फोल्डर होगा और उसके अंदर आपका इमेज रखा होगा, फिर ही आपका काम करेगा। बट अभी आपको फोल्डर में इमेज हमने लगाया तो है लेकिन दिखा नहीं, क्योंकि स्लैश इमेजेस स्लैश जो है वो तब चलता है जब आपकी इमेज किसी वेबसाइट पर हो। बट हमारी इमेज तो वेबसाइट पर नहीं है ना, अभी हमारी ऑफलाइन रखी हुई है, तो आपको इमेज के आगे स्लैश नहीं लगाना है, ठीक है। बट हमने इसको क्यों लगाया कि भाई रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपका उस फोल्डर में इमेज हो या उस डोमेन को रिलेट करता हो जहाँ पर आपका वो फोल्डर बना हुआ है, उस केस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? सो आप यहाँ देखें, अ रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड एट द रूट ऑफ द करंट वेब। वेब का जिक्र आ रहा है इसके अंदर, यानी कि जब आप लाइव हैं तो इमेजेस के फोल्डर के आगे स्लैश होगा। बट अगर मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है, तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द करंट फोल्डर। तो यानी कि इसके आगे स्लैश नहीं होगा। अब आपकी फ़ोटो खुल जाएगी। डिफरेंस हो रहा है। सो नेक्स्ट आगे चलेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फाइल पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर। यानी कि अब की बार हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारी जो इमेज है वो कहीं और है। आप रन एग्जांपल पर क्लिक करोगे और आपका ये डेटा हमें दिखाई दिया। तो काम कैसे किया आपने यहाँ नोटिस किया, हमने 2 डॉट लगाए स्लैश इमेजेस स्लैश पिक्चर। चलो यहाँ पर आ जाओ, इधर इसके अंदर हमारा आज की डेट में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा URL पर ध्यान दीजिए, क्या URL हम लोगों ने लिखा हुआ है, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस और इसके अंदर पिक्चर्स। तो ये फाइल हमारी ओपन हुई है, ओपन करेंगे इसको। अब आप यहाँ देखें, ये फोटोग्राफ जो हम लोग एक्सेस करें ये कहाँ पर है, 22 तारीख के फोल्डर में इमेजेस के अंदर पिक्चर्स का अपना रखा हुआ है। अब इसका अगर मैं एक और स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करूँ, सपोज़ कीजिए कि भाई हम लोग ये BPCL की फ़ोटोग्राफ को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हमारा HTML कोड यहाँ पर है, इमेज फोल्डर के बाहर है, यानी कि 1 लेवल अप। चलिए चेक करेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। हमने इस कोड को किया यहाँ से कॉपी, नोटपैड में आएंगे, सॉरी मुझे नोटपैड रन करना है, और यहाँ पर Ctrl+O प्रेस करने के बाद आप इसको पेस्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई हमारी जो इमेज है वो इमेजेस के फोल्डर में ना हो के वो बाहर है करंट डेट की। हमने क्या लिखा, डॉट डॉट स्लैश पिक्चर डॉट JPG। चलो ट्राई करते हैं और यहाँ पर रिलोड करते हैं, क्या दिखाई दिया यहाँ पर, एरर। क्योंकि डॉट डॉट किसका, इसको ये कन्फ्यूजन है। तो आप इसको बताओ, डॉट डॉट स्लैश यहाँ पर हमारा डेट क्या है, 22.11.24 स्लैश। हम कुछ गलत जा रहे हैं शायद, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हमने कहाँ डाला है, 22/11।
इमेज का नाम क्या है, BPCL। हाँ, उन्होंने गलत नेम डाला हुआ है, क्या लिखेंगे, BPCL डॉट, क्या टाइप है इसका, JPG। ठीक है, अब चेक करो, और अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग चेक कर पाएंगे इसको। आ गया पैराग्राफ, तो इस तरह से काम करेगा आपके लिए। तो देखो, फोल्डर के बाहर जब भी आप जाओगे तो 2 डॉट लगा के स्लैश लिखना है, तो आप जिस फोल्डर में उससे बाहर की इमेज के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, किसी फाइल से कम्युनिकेट कर पाओगे इस तरह से। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रिलेटिव फाइल पाथ्स, ठीक है, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फाइल पाथ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। साइट ऑनर जिसके यहाँ से आपने फाइल का पाथ लिया, वो कभी भी उस पेज को रिमूव कर सकता है, इमेज को बदल सकता है, अपडेट कर सकता है। सो इसलिए आपने किस पर जाना है, रिलेटिव, ठीक है। व्हेन यूजिंग रिलेटिव फाइल पाथ, योर वेब पेज विल नॉट बी फाउंड to your current base URL. All links will work on your own computer local host as well as on your current public domain and your future public domain. So relative file path अगर आप यूज़ करो तो कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो अगर आपको किसी वेबसाइट से इमेज कोई बहुत अच्छा लग रहा है और आपको ये पता है इस पर कॉपीराइट नहीं है, तो लाइव लिंक मत लगाओ, उसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लो। जिससे बेस्ट प्रैक्टिस, कल को बंद कर दे अपने को टेंशन नहीं, हमारा डेटा जाएगा नहीं, हमारे पास ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हेड टैग। तो अभी तक हम लोगों ने हेड में जो देखा वो क्या था, टाइटल, या फिर मैंने आपको दिखाया था लिंक, या फिर हमने आपको दिखाया था फेव आइकन डालना। फेव आइकन सिखा दिया ना, इस टैब के ऊपर लोगो कैसे आता है ऊपर। सो यहाँ पर देखें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग हेड में यूज़ कर सकते हैं। दी HTML हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स, टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस। ये सारी चीज़ें आप हेड में चला सकते हो, इवन इससे ज़्यादा भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मेजर इन चीज़ों पर ध्यान देना है इस फाइल में। सो द हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा ऑफ योर पेज। सो एंड इज प्लेस्ड बिटवीन दी HTML एंड दी बॉडी टैग, यानी कि HTML की शुरुआत होगी, हेड को इंट्रोड्यूस करोगे, बिफोर बॉडी हेड को क्लोज कर दोगे आप। HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed in the web browser. So metadata typically defines the document title, character set, style, scripts and other meta information, जो कि यूज़ किया जाता है गूगल एल्गोरिदम के थ्रू, जो आपका पेज को लिस्ट करने का काम करता है, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। So the HTML title element defines the title of the document. The title must be text only and it is shown in the browser's title bar or in the pages tab. The title element is required in HTML documents. The content of a page title is very important for search engine optimization, जिसको हम बोलते हैं in short SEO. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. So the title elements define a title in the browser, provides a title for the page when it is added to favorites, displays a title for the pages in the search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. A simple HTML document जो आपका होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे मेटा का भी यूज़ है इसके अंदर, लैंग्वेज एट्रीब्यूट का भी यूज़ है इसके अंदर, व्यू पोर्ट का भी हम लोग यूज़ देख रहे हैं और टाइटल का भी हम लोग यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो गूगल आपसे पेज मांगता है वो कुछ इस तरह का मांगता है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन जैसे भी सीख रहे हैं ये ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन है, यानी कि डेटा को सिर्फ मैं चला रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि दुनिया उसको चलाए तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी आउटपुट कैसा आएगा, देखो जो भी हमने टाइटल रखा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मीनिंगफुल पेज टाइटल। तो टाइटल को ध्यान रखना है, चाहो तो नोट कर लो कि 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। 61 हो गया आपका टाइटल ख़राब हो गया, यानी कि वो इंडेक्सिंग में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि फिर आपका टाइटल पे क्या होगा, ट्रिपल डॉट आएंगे लगे हुए। ठीक है, यानी कि पूरा टाइटल डिस्प्ले नहीं होगा किसी को, यानी कि आपकी बात बीच में कट रही है। बट फ्लिपकार्ट इतना फेमस हो चुका है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसको गूगल पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो या तो इतने फेमस हो जाओ कि आप सारे रूल्स ब्रेक करो फिर, है ना, और नहीं तो फिर रूल्स में चलो।
दूसरा क्या है, दी HTML स्टाइल एलिमेंट। तो यानी कि अगर हम लोग किसी पेज की स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको स्टाइल टैग हेड में ही लिखना होगा। सो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बॉडी का कलर, हेडिंग का कलर, पैराग्राफ का कलर, ये सब हमें चेंज करना है। तो ये कहाँ लिखा हमने, हेड के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे लिंक की। मान लीजिए कि आपने इंटरनल CSS की जगह एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना है, तो द स्टाइल एलिमेंट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल सोर्स। द स्टाइल एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज टू लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इंटरनल CSS के लिए चलता है स्टाइल एलिमेंट, बट एक्सटर्नल के लिए स्टाइल एलिमेंट यूज़ नहीं होता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिंक एलिमेंट, जो कि नॉन कंटेनिंग एलिमेंट है, मीन्स क्लोज नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे mystyle.css जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा आपका। और ये फाइल हमने क्या रखी है, यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर हमने CSS को डिफाइन करके रखा हुआ है। तो जैसे आप .html फाइल बनाते हैं वैसे .css फाइल हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग हेड में कॉल करते हैं। बेनिफिट, कल को जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे, उस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होंगे, क्लाइंट कहता है भाई कुछ चेंज करो, तो आप एक जगह बदलोगे, उसमें हज़ारों लाख पेज हो, सब एक साथ अपडेट। और अगर आपने इंटरनल का यूज़ कर लिया तो 1 लाख पेज के अंदर जा जाके आपको बदलाव करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और अगर मान लो आपने इनलाइन यूज़ कर लिया तो हर पेज की उतनी लाइन में जा जाके बदल के आना पड़ेगा। तो इसलिए गूगल कहता है इनलाइन बिल्कुल नहीं, ठीक है, इनलाइन 5% यूज़ करो, इंटरनल 10% यूज़ करो। और मैं कहता हूँ कि कुछ भी मत यूज़ करो, सीधे एक्सटर्नल पे काम करो। क्योंकि भाई हमें नहीं पता, क्लाइंट जब पैसा पे करता है वो कहता है भैया मैं तो चेंज करवाऊँगा, अब तुम देखो, ठीक है। अब तुम उसके अगर चेंजेस करके नहीं दोगे तो भाई सब क्लाइंट तुमसे नाराज़, वो तुम्हें काम देगा नहीं, वो कहेगा चलो ठीक है भाई ये वाला पूरा कर दे, अगली बार बताता हूँ। हाँ जी सर कुछ काम कराना, नहीं भाई कुछ नहीं करा रहा तुमसे माफ़ करो। तो क्लाइंट का माइंडसेट पहले ही पकड़ के चलो। हो सकता है तुम्हारा क्लाइंट बहुत अच्छा हो, तुमसे ना करवाए इतने ज़्यादा चेंजेस, लेकिन आप हमेशा कहते हैं ना, कहावत है होप फॉर बेस्ट प्रिपेयर फॉर वर्स, यानी कि बुरे की तैयारी हमेशा लेके चलो। तो पहले ही अपना स्ट्रक्चर प्लान करके चलो कि भाई चेंजेस तो आएंगे ही, ना आए तो बहुत अच्छी बात है, आगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक चीज़ बदलेंगे सब जगह बदलाव आ जाएगा प्लान। नेक्स्ट, मेटा। The meta element is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document, and viewport settings. The metadata will not be displayed on the page, but it is used by browsers how to display content or reload page by search engine keywords and other web services. So सबसे important part आता है मेटा के अंदर character set, UTF-8, ठीक है। सो ये UTF-8 क्या है, देखो हमारे जब से वेब स्टार्ट हुआ टिल डेट तक बहुत सारे यूनिक कोड आए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है। यूनिक कोड का पूरा एक आपके पास चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, हम उसमें बात करेंगे। UTF-8 एक ऐसा एनकोडिंग आपका सिस्टम है जिसके अंदर मैक्सिमम करेक्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 56,000 प्लस। जैसे आपके देखते हो कीबोर्ड में आपके बटन्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे बटन आपको कब दिक्कत करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में काम करो तो आपका सारा काम चल जाएगा। मैं बोलूँ हिंदी में टाइपिंग कर लो तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नंबर ऑफ बटन्स होते हैं, तो वो बटन्स के लिए आपको बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, तब जाके आप हिंदी को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा वर्ल्ड वाइड अगर स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर कोई चाइनीज़ चला रहा है, जापानीज़ चला रहा है, या अरबी में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है, कीबोर्ड में बटन यही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी बटन एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि भाई हाँ, लेकिन बटन्स आपको इतने ही मिलेंगे, ठीक है, बटन में कोई भी चेंजेस नहीं आया। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि कीबोर्ड जो डिज़ाइन हुए वो यूएस के स्टैंडर्ड पर डिज़ाइन हुए, क्योंकि कंप्यूटर की खोज वहीं हुई, ठीक है, तो उन्होंने एक बार सेट कर दिया उस चीज़ को। बस हाँ, अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से ए के ऊपर क्या निकालना चाहते हो वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो UTF-8 है ये आपका स्माइलीज जो होते हैं आज की डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया ना, तो स्माइली का जो कल्चर है वो जापानीज़ के थ्रू है, जापानीज़ ने हर एक चीज़ इमोशंस को दिखाने के लिए स्माइली बना दी है। तो आज की डेट में हम लोग अपने HTML कोडिंग के अंदर स्माइलीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आपको मान लो एरो बनाना है तो आप क्या लिखते हो, LTL, मैंने यानी कि एल मतलब तो लेफ्ट, ARR मीन्स एरो, लेफ्ट एरो। तो राइट बनाए तो R, तो क्या आप यूज़ कर सकते हो कि राइट ARR, राइट एरो। तो हर चीज़ का यूनिक कोड है, तो ये एक ऐसा आपका कैरेक्टर सेट है जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को अपने अंदर कैरी करता है, आपका कोई ऐसा पार्ट नहीं जो ये डिमांड पूरी ना कर पाए, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इवन जब आप नोटपैड में कोड करते हैं
तब भी आपको फाइल सेव करते वक्त नीचे क्या लिखा था, एनकोडिंग क्या है, UTF-8। और भी आती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखें अलग अलग आपको मिलेंगी, ठीक है। ये ANSI होती है, अमेरिकन यूनिकोडिंग हमारी, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। अब UTF-8 का ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद तो जैसे अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे, जब हमने HTML पेज का स्ट्रक्चर दिखाया तो लिखा आ रहा था UTF-8, तो ये आपको बताना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपने मान लो कोई स्पेशल करेक्टर कोड पास किया तो ब्राउज़र एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा भाई मुझे तो आपने बताया नहीं। अगर आपने ये लिख के बता दिया तो आप जो भी स्माइली लगाओगे सबको बना देगा अपने आप। तो दूसरा क्या आता है हमारे पास, मेटा। मेटा में हम लोग क्या यूज़ करें, नेम कीवर्ड्स। अब मान लो कि भाई जैसे अगर हम लोग अरीना का एग्जांपल है तो अरीना के अंदर एनिमेशन सिखाया जाता है, VFX होता है, गेमिंग होता है, 2D होता है, 3D होता है, तो आपको यहाँ लिख के बताना पड़ेगा, तो ये एज ए कीवर्ड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और आपका पेज उस सर्च के अगेंस्ट डिस्प्ले होगा। डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि कंटेंट इक्वल टू अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जॉइन अस फॉर बेस्ट कोर्सेज इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वेब एंड ग्राफिक्स, AR VR, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीमीडिया। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप किसी वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं ना, एंटर करेंगे तो यहाँ देखो ये डिस्क्रिप्शन लिखा रहे, नीचे देखिए यहाँ पर ये जो 1 लाइनर 2 लाइनर जो आपको यहाँ दिखाई देता है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। तो ये कहाँ से आया, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ पर और मैं इस पेज को ओपन कर दूँ आपके लिए, ये इस पेज में कहीं नहीं है लिखा हुआ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्या हुआ, ब्राउज़र किल, क्या बात है, किसी का टास्क मैनेजर, क्रोम ब्राउज़र, कोई बात नहीं, इसी दिन के लिए हमने तैयारी करके रखी हुई पहले से, वहीं से शुरू करके जहाँ छोड़ के गए थे। टेक्नोलॉजी है ना, भरोसा नहीं कर सकते। चलिए, सो हम इस पेज की बात कर रहे थे यहाँ पर। इस पेज में आप यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस पूरे होम पेज पर ऐसा कोई टेक्स्ट मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि मेरी आंखों से बच गया हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर जाके इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल F से फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल F, और मैंने ये मैटर यहाँ डाला, क्या लिखा रहा है, 0/0। ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी मैटर इस पेज में है ही नहीं। तो ये मैटर था कहाँ, तो जब मैं अगर इस वेबसाइट का कोड ओपन करूँगा और फाइंड करूँगा यहाँ पर, तो मैटर मैच हुआ। ये कहाँ लिखा गया था, हेड के अंदर मेटा में डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिखा गया था ये चीज़, ठीक है। तो मैंने जैसे क्या आपको बताया कि जो भी आप हेड के अंदर लिखते हो, टाइटल दिखता है, ठीक है। CSS अगर लिखोगे तो CSS का आउटपुट आपको दिखेगा, लेकिन CSS कोड क्या है वो आपको बॉडी पे नहीं दिखता, कोड में जाओगे तो डेफिनेटली दिख जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ब्राउज़र में नहीं दिखेंगी, लेकिन सर्च में काम करती हैं। तो मैंने सर्च ही तो किया था इसको यहाँ पर, और वहाँ पर इसने मुझे अपना आउटपुट दिखा दिया, है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि भाई डिस्क्रिप्शन किस तरह से वर्क करता है अपना, ठीक है। फिर था यहाँ पर ऑथर, कि भाई इस पेज को किसने बनाया ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, अरीना एनिमेशन। हमने यहाँ पर लिखा रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश में हमने क्या लिखा, 30 सेकंड, मतलब 30 का मतलब ये कि 30 सेकंड में आपका पेज होगा वो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, जस्ट एग्जांपल के तौर पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको नहीं भूलना है वो है व्यू पोर्ट। अगर आपने व्यू पोर्ट नहीं लगाया तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, यानी कि आपने कोडिंग तो पूरी की है, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लेकिन मोबाइल मोड में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि ये व्यू पोर्ट टैग आपके कोड में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि यानी कि जिस पर आप डेटा को एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो व्यू पोर्ट अपने आप पता लगा लेता है कि ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये मोबाइल है, ये टैबलेट है, क्योंकि सबकी अपनी विड्थ होती है ना। तो हमने क्या लिखा है पर व्यू पोर्ट में कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और हमारा कंटेंट का जो जूम लेवल वो कितना रहेगा, 100% ही रहेगा, 1 मतलब 100%। तो आपने ऊपर नोटिस किया होगा, जब हमारा ये पेज मैंने आपको दिखाया तो उसमें मेटा नेम व्यू पोर्ट डाला हुआ है। तो एक पेज में कुछ हो या ना हो, UTF और व्यू पोर्ट ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बाकी का काम तो एसईओ वाला बंदा करेगा ना, वेब डिज़ाइनर को इसको करने की ज़रूरत नहीं होती कि कीवर्ड क्या जाएगा, ऑथर कौन है, कितनी देर में रिफ़्रेश होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो एसईओ वाले बंदे की हेडक है ना। तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, हमारी लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर्स में कैटेगरी आती है जनरल फिजिशियन, यानी कि जो ओवरऑल बॉडी के बारे में जानता है, ठीक है। एक आता है आपका स्पेशलिस्ट, जैसे कोई आई स्पेशलिस्ट होगा, कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट होगा, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होगा, कोई आपका बोन्स स्पेशलिस्ट होगा जिसको ऑर्थोपेडिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए गायनोकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक है। स्किन के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, समझ गए। उसी तरह से हमारे वेब के अंदर भी हर काम को करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। ये नहीं कि आप सबकी कोली भर लोगे भाई सारा काम मैं ही करूँगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, तब जाके आप काम कर पाओगे। एक वेबसाइट को बनाने के लिए भी एक बंदा नहीं लगता, एक वेबसाइट को बनाने के लिए 5-10 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा बनाएगा तो महीनों निकाल देगा। अब 10 लोग मिलकर बनाएंगे तो एक साथ कर देंगे फटाफट से, भाई एक पेज तो ऊपर एक पेज तो ऊपर कटाकट, एक ही दिन में काम खत्म। बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई CSS फाइल एक ही है, तो उसी के अंदर ही सब लोग प्ले करेंगे। ये नहीं पता चला दिल नवाज अपना अलग स्टाइल चला रहे हैं, बालाजी अपना अलग स्टाइल चला रहे हैं, बाद में जब मिक्स किया पेज एक जगह, अरे ये क्या बन गया, तो समझ नहीं आ रहा मैं डिज़ाइन क्या है। तो सब लोग एक ट्यूनिंग में काम करते हैं, भाई क्या स्टाइल चलेगा, ये मीटिंग में डिसाइड हो जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन, कि भाई कौन से फॉन्ट लगेंगे, क्या लगेगा, क्या कलर स्कीम जाएगी, सब कुछ सेट है पहले से। तो एक UI UX डिज़ाइनर होगा या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा जो लेआउट बना के देगा और सब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह से चलती हैं चीज़ें। तो जब वेबसाइट डिज़ाइन होती है उससे पहले होता है उसका लेआउट डिज़ाइनिंग, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर या UI UX डिज़ाइनर वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। फिर आएगा कोडिंग फेज, फिर आएगा डेवलपमेंट फेज, फिर आएगा SEO फेज, फिर आएगा डिजिटल मार्केटिंग का फेज। हाँ भाई मेरे साथ 2.5 डेकेड जुड़े हुए ना, 25 साल जुड़ चुके मेरे साथ, उससे क्या कंपैरिजन करोगे। जब तक तुम सोचो तब तक बना के निकल चुका हूँ वहाँ से चीज़ें, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके वो चीज़ आप कर पाओगे, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट HTML स्टाइल एलिमेंट, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। यहाँ पर आते हैं व्यू पोर्ट का रोल समझ में आया। तो व्यू पोर्ट के प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आगे और देखने के लिए मिलेंगे कि क्या होता है एक्चुअली व्यू पोर्ट और किस तरह से वर्क करता है। सो ध्यान रखें कि आपके इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर सेट क्या है, आपका व्यू पोर्ट, आपके कीवर्ड्स, आपका ऑथर, आपका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। तो व्यू पोर्ट के ऊपर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और ये देखो मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देखें ऑल मेटा इन्फॉर्मेशन गोज इनसाइड द हेड सेक्शन, बट उनका आउटपुट हमें यहाँ कोई नहीं मिलेगा। बट आप कोड में जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन गूगल इसको इस्तेमाल करता है इंडेक्सिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आप व्यू पोर्ट का मैजिक देखो कि व्यू पोर्ट लगाया तो क्या होगा, नहीं लगाया तो क्या होगा। तो सेटिंग द व्यू पोर्ट is a user visible area of a web page, little varies with the device. It will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. So you should include the following meta element in your web pages. तो जैसे मैंने लिखा meta, ये आपको हेड में लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। This gives the browser instruction on how to control the page's dimension and scaling. The width equal to device width parts sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device. मान लो आईफोन है तो उसका डिस्प्ले डेंसिटी अलग होगा, एंड्रॉयड है तो उसका अलग होगा। तो एंड्रॉयड में भी रेंज आती है, 5,000 के भी आते हैं, 1 लाख के भी आते हैं। जितना हाई उसमें जाओगे उतने ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी आपको, है ना। इनिशियल स्केल 1.0 parts set the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and same web page with the viewport meta tag. तो देखो ध्यान से क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने viewport में meta tag का यूज़ किया हुआ है और इसमें हमने नहीं लगाया। तो यहाँ क्या हुआ, डेटा मेरा जूम आउट हो गया फ़ोन के अंदर और यहाँ पर मेरा डेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसी पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है। यही पेज है ना, देखो HTML हेड एलिमेंट। अगर मैं मोबाइल मोड ऑन करता हूँ, देखो मेरा डेटा मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब मैंने इसमें जानबूझ के आपके लिए हटा के रखा हुआ है कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अब लगा के देखते हैं क्या होगा। चलिए नीचे आ जाइए, तो लाइन लेंगे यहाँ से व्यू पोर्ट की और इसको अपन ओपन कर लेंगे नोटपैड के अंदर। तो ध्यान से देख लीजिए अभी आपका जो डेटा है वो सही आके एकदम से जूम आउट हो जाता है व्यू पोर्ट मिसिंग होने की वजह से।
चलिए व्यू पोर्ट लगा लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ, और इस यूआरएल को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देखें हमने मेटा व्यू पोर्ट को क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है ताकि समझ में आए डिफरेंस। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया हमने। अब हम अपने पेज को रिलोड करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है। अब मोबाइल में पढ़ पा रहे हो ना डेटा, पहले नहीं पढ़ पा रहे थे। तो समझ आया व्यू पोर्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइस को अंडरस्टैंड करता है कि आपका पेज कहाँ खुला, क्या वो फ़ोन है, क्या वो टैबलेट है, क्या वो टीवी है, क्या वो लैपटॉप है, यानी कि वो हर डिवाइस को बहुत इजीली समझ जाता है फटाफट। वापस बंद कर देते हैं। तो ये फिर से देखो, इसको ऐसे वेबसाइट कौन चलाता है जूम करके, तुम इंस्टाग्राम जूम करके चलाते हो जब जूम करोगे तो डेटा कट जाएगा, है ना। तो हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस ख़राब ना हो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को भी आप लोग हेड में लिख सकते हो। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट विद आईडी डेमो। सो ये स्क्रिप्ट टैग हमने यूज़ किया अपने पेज में, कहाँ पर, हेड के अंदर, ठीक है। और अगर हम लोग इस कोड को यहाँ पर ट्रिगर करते हैं कि भी पैराग्राफ को अपडेट कर दूँ, तो देखो चेंज हो रहा है। तो स्क्रिप्ट को भी आप हेड में डाल सकते हो। स्क्रिप्ट टैग के साथ आपके पास चॉइस है कि आप हेड और बॉडी दोनों में ही चला सकते हो। बट अगर आप मुझसे कहोगे सर कि बेस्ट क्या है, कहाँ लगाना चाहिए, तो बॉडी जहाँ बंद होती है उसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि अगर ये मेरा पेज है तो जहाँ बॉडी हमारी एंड होती है उससे थोड़ा सा ही ऊपर आपने इसको रखना होता है। दिखा देते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा हम लोग दूसरी वेबसाइट में आ गए ना, हम अपने पेज की बात करें। ये देखिए ये बॉडी बंद हो रहा है, देखो हमने जावास्क्रिप्ट लगाई हुई यहाँ पर इसके अंदर। तो बॉडी टैग जहाँ क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर आपको स्क्रिप्ट लगाना चाहिए। ऐसा क्यों, मान लीजिए सपोज करो, फर्ज करो कि आपसे बाय मिस्टेक कोड में कुछ गलती हो गई, तो आपका पेज लोड हो पाएगा। अगर आपने हेड में डाला और कोड में मिस्टेक हुई तो बॉडी में कुछ भी नहीं आएगा। आप कभी नहीं चाहोगे कि विजिटर का पेज खाली चला जाए, डेटा आना चाहिए ना। हो सकता है कि जो कोड आपने उसमें लगाया जावास्क्रिप्ट का एंड यूज़र को उसकी ज़रूरत ही ना हो, उसका नॉर्मली काम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जावास्क्रिप्ट को हेड में रिकमेंड नहीं किया जाता कि हेड में डालें। कोड में गलती होगी पूरी स्क्रीन वाइट हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर कोड सही होगा तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर सही है और हेड में डाला है तो और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वैसे तो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सबसे पहले ब्राउज़र में अगर ये ऊपर होगी तो पहले यही प्रोसेस होगी, और जब तक वो अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर लेगा तब तक HTML को लोड नहीं होने देगा। तो इसलिए इसको सबसे बाद में रखना है कि जब आपका विजिटर रिक्वेस्ट करे किसी पेज को तो पेज खुल जाए, ठीक है। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट जब तक वो यूज़ में पहुंचेगा तब तक वो हो चुकी होगी, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि जावास्क्रिप्ट एक्टिव भी हो चुकी है और काम भी स्टार्ट हो गया है ना। और अगर तुमने पहले ही लगा दिया जावास्क्रिप्ट तो दिक्कत करेगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि हम लोग इसको हेड में नहीं डालते। बट ऐसा नहीं है कि हेड में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कि हेड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को भी हेड में डाला जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेस एलिमेंट। सो बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल और टारगेट ऑफ ऑल रिलेटिव यूआरएल्स इन अ पेज। सो आपको यहाँ पर लिखना होता है हेड के अंदर बेस इस तरह से, तब ये बेसिकली वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये लोकल कंप्यूटर पे काम नहीं करता, इसके लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। या तो वेबसाइट किसी डोमेन पर लाइव हो, या फिर आप अपने कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर बना के इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे हो कुछ लिखा HTTP, है ना। तो अगर आप इसको एक्सपीरियंस अभी करने जाओगे, यहाँ पर रन करोगे, तो देखो इस तरह से आ रहा है आपका ये, है ना। द बेस एलिमेंट, डेटा आ गया लेकिन इमेज नहीं आई, पर हमें इमेज भी चाहिए। तो क्या करें उसके लिए, हम यहाँ पर ओपन करेंगे VS कोड, ठीक है। सो VS कोड में एक एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर के नाम से। हमने अपने कंप्यूटर में लाइव सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है।
अब ये क्या करेगा, मिमिक करेगा उसी सेम चीज़ को जो हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने 10/32/12 में, और यहाँ से हम आएंगे अपने आज की डेट में, और यहाँ पर आप जाएंगे हेड सेक्शन में, और इस फाइल को आप बोलेंगे यहाँ से राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर करने पर अब आपका यूआरएल देखो क्या हो गया, 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर 5500 पर हम लोग आ गए। अब हम लोग नीचे आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे इस फाइल को कि भाई ये फाइल हमारी रन हो जाए। ये कई बार इसको गड़बड़ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हम जाके इसके आगे इस यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे। सेलफोन की इमेज हमने रखी थी वहाँ पर या नहीं? अच्छा, हमारा ना वो नेम गलत जा रहा है, नेम भी सही कर लो एक बार। बेस फाइल ओपन करो, इसका नेम क्या है, ब्राउज़र क्लोज कीजिए, ये है हमारी फाइल। ओपन करिए अपनी इस फाइल को, प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो 12 अगस्त का डेटा हमारा इसमें चल रहा है। आप इसको जाके क्या डाल देंगे यहाँ से, चेंज। हम कौन से मंथ में हैं, नवंबर के अंदर चल रहे हैं। बस हमें खाली वही चेंज करने की है। हमने नवंबर का 24 लिख रखा है, यस। और अपना आज का डेट यहाँ मेंशन कर दो, टुडे इज 22 11 24। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। आ गई फोटो, पहले नहीं आ रही थी ना, अब आ गई। तो इस तरह से आपका बेस काम करता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये लाइव के लिए है। ऑफलाइन में तो हमने इसको सर्वर बना के चला के दिखा दिया आपको, बट एक्चुअल में ये लाइव ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा समझिए, बेस एलिमेंट स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल एंड और द टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल्स इन अ पेज। द बेस टैग मस्ट हैव ईदर एन href or a target attribute present or both. So there can only be one single base element in a document, यानी कि एक ही बार आप बेस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बेस लगाने से क्या होगा कि जब तक वो बेस नहीं मिलेगा तब तक डेटा फैच नहीं होगा, जैसे बेस मैच रहेगा तभी डेटा आपका आएगा। यानी कि कोई भी आपके पेज में एनोनिमस तरीके से अगर जाएगा तो डेटा नहीं मिलने वाला उसको, जब तक बेस आइडेंटिफाई ना हो जाए। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि लेआउट वगैरह की बात करेंगे, लेआउट वगैरह हम लोग कैसे बनाते हैं, वो पार्ट आपका डिस्कस होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज मैंने डिस्कस किया अपना आई फ्रेम, जावा